फरवरी 2019 दिन बुधवार गांव के ही पास के एक छोटे से जंगल से किसी एक शख्स ने पुलिस को कॉल करके ये बताया कि यहाँ झाड़ियों में एक पैर पड़ा हुआ है, जो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी 12 से 13 साल के लड़के का हो। अब ये खबर सुनते ही पुलिस वाले फौरन वहां पे पहुंच जाते हैं और उस पैर को जब्त कर लेते हैं। फिर आगे एक इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चलता है कि ये पैर पास के ही गांव में रह रहे मंगेश पाटिल का है, जिसकी उम्र 12 साल है और पिछले 2-3 दिनों से गायब है। पर सवाल ये था कि आखिरकार उस 12 इयर्स मंगेश पाटिल के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता किसने दिखाई और क्यों, और इसके चलते पूरे गांव में अब दहशत का माहौल बन चुका था और इसलिए कोई भी माँ अपने बच्चे को बाहर खेलने जाने तक से मना करने लगी, क्योंकि अभी तक सभी को यही लग रहा था कि ये एक तंत्र मंत्र जादू टोने का चक्कर है। पर पूरे गांव वाले और मंगेश पाटिल के परिवार वालों की आंखें फटी की फटी तब रह जाती है जब इसके पीछे की असल सच्चाई बाहर निकल के आती है। और ये केस 2019 में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहा था और एक बात, इस केस में हमें इतने सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा भी भरपूर देखने को मिलता है। फिर आओ मिलकर शुरू करते हैं इस कहानी का शुरू से और जानते हैं देश दुनिया में ऐसे डार्क रियलिटी स्टोरीज। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है मैं वो बताने वाला हूं। तो ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव चावरी गांव से, जहां पे एक छोटा सा परिवार यानी कि गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग होते हैं, उसके माता, उसके पिता, उसकी एक बहन और उसका एक भाई। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके अपनी परिवार का पेट पालते आ रहे थे और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि उनके जो करीबी कुछ रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो उन्हीं के आसपास उनके गांव में रह रहे होते हैं। आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। खैर, मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 को जब शनिवार का दिन होता है, जिसके चलते मंगेश पाटिल को स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाता है, हाफ डे छुट्टी हो जाती है और इसलिए वह हर रोज से कुछ समय पहले ही अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाके अपनी माँ से कहता है कि मैं शौच करने के लिए बाहर जा रहा हूं। अब बाहर ही जाता है इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांव देहात एरिया में आज भी काफी सारे लोग शौच करने के लिए बाहर ही जाते हैं और इसलिए मंगेश भी शौच करने के लिए बाहर चला जाता है। और इधर उसकी माँ इंतजार करने लगती है कि चलो वो वापस आएगा तो खाना खाएगा, क्योंकि ये स्कूल से भी लौटा ही था। लेकिन उसकी माँ के इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होती है। अब काफी समय बीत जाता है। फिलहाल उसकी माँ को ये लग रहा था कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने लग गया हो, शाम तक तो लौट ही आएगा। फिर इंतजार करते करते शाम हो जाती है। उसके पिता भी मेहनत मजदूरी करके घर लौट आते हैं और फिर सूर्य भी अस्त हो जाता है। पर अफसोस मंगेश पाटिल घर नहीं लौटा। फिर मंगेश की मां ने सारी बात बताते हुए उसके पिता से कहा कि अभी तक मंगेश लौटा ही नहीं है, जिसके बाद दोनों मिलकर के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को मंगेश के बारे में पता ही नहीं चलता, जिसके चलते अब पूरा गांव चिंता में डूबता जा रहा था। इधर छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की घड़ियां भी लंबी होती जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। गांव चिंता में डूबा जा रहा था। इधर छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की भी घड़ियां लंबी होती जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। और अब इसलिए मंगेश पाटिल के पिता और गांव वालों ने मिलकर के थाने में लापता होने की रिपोर्ट लिखवाना जरूरी समझा। अब 12 साल के लड़के का लापता होना कोई आम बात तो थी नहीं, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अपने छानबीन शुरू कर देती है। पास के लोगों से पहले पूछताछ करी जाती है। पूछताछ में कुछ खास पता चलता नहीं है, बस इतना ही पता चलता है कि उसे 2 फरवरी की दोपहर में किसी ने उसको देखा गया था। अब ये सब करने के बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान थी। आखिरकार एक 12 साल का लड़का जा कहां सकता है, क्योंकि अगर वो 16 से 20 साल का उम्र का होता तो दूसरे यानी कि लव मैटर के एंगल से भी देखा जा सकता था कि वह किसी के साथ भाग गया हो या फिर ऐसा संभव नहीं था। और ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और रात गुजर जाती है। फिर शुरू होती है 4 फरवरी की सुबह। दूसरी ओर मंगेश पाटिल के घर वाले और उसकी मां का रो रो कर बेचारी दोनों का बुरा हाल हो जाता है।
अब उसी के गांव में रह रहे उसके जो रिलेटिव्स, करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो लोग उनको तसल्ली देते हैं कि मंगेश जल्द ही मिल जाएगा। और वही दूसरी ओर गांव में मंगेश को लेकर काफी चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि मंगेश एक बहुत ही प्यारा लड़का था जो कि उस गांव में होने वाले हर भजन कीर्तन में हिस्सा लिया करता था। और अभी तो 4 फरवरी का दिन ही चल रहा था कि उसी गांव के पास के छोटे से जंगल में किसी शख्स ने देखा कि झाड़ियों के बीच एक पेड़ झांक रहा था। और वो जब पेड़ के पास गया वहां पे, तो वो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक राइट पैर होता है, यानी कि पूरी बॉडी नहीं होती है। और उसे ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि वो किसी 12 से 13 साल के लड़के का है। तो स्थानीय लोगों को थोड़ा शक हुआ, कहीं ये मंगेश का पैर तो नहीं है। और इसके बाद वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो घर वालों की हालत और भी बिगड़ जाती है। उसकी माँ रो रो कर बुरा हाल कर लेती है, क्योंकि इससे पहले उनका कम से कम ये तो भरोसा था, कि उम्मीद थी कि मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मंगेश मिल जाएगा और वो घर लौट आएगा वापस। पर इस खबर के बाद उनकी तो छोटी सी उम्मीद भी टूट जाती है। पर यह कहना थोड़ा मुश्किल था कि वो पैर मंगेश का ही है, क्योंकि अभी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं था। ये हो सकता था कि किसी और का हो सकता है वो पैर। तो इसलिए फिलहाल पुलिस वालों का दिमाग तो घूम ही गया था कि अगर यहाँ पे एक पैर मौजूद है तो हो ना हो बॉडी भी आसपास ही कहीं पे मौजूद होगा। तो इसलिए बाकी की टीम को भी वहां छानबीन में लगा देते हैं और उसी दौरान वहां पे बाकी के जो बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं। हालांकि सर नहीं होता है और उस बॉडी की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन फिर भी अब मंगेश के फैमिली को वहां पे बुलाया जाता है और कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स के कुछ निशान देखकर मंगेश के घर वाले ये तो कंफर्म कर देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा ही है मंगेश। अब यहाँ पे ये तो फिलहाल क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, इसलिए मंगेश की तलाश खत्म हो चुकी थी और यहीं से उस शख्स की तलाशी शुरू होती है जिसने इस घटना को एक्चुअली में अंजाम दिया था। लेकिन एक बात और, जिस कंडीशन में और जिस हालत में मिला था उसका सब लाश मिला था मंगेश का, उसे देख करके यही साबित हो रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाला ही है। क्योंकि इस बात पे और जोर डालेंगे इसलिए भी क्योंकि वो समय के अंतराल में पूरे 27 साल बाद मौनी अमावस्या था उस टाइम, मतलब जिस दिन उसका हुआ था उस टाइम अमावस्या अपनी चरम सीमा पर थी। और ये समय माना जाता है कि बहुत ही बेहतर होता है वैसे लोगों के लिए जो कि पवित्र आत्माओं को अर्पित करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं इस बात को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं। उस समय के दौरान लोगों का ये मानना था कि, इसीलिए मैं अभी वही चीज बता रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंगेश बहुत ही सीधा साधा और भक्ति भाव रखने वाला एक लड़का था। और अगर इस केस को दूसरे एंगल से भी देखा जाए कि किसी मंगेश को इसलिए किडनैप कर लिया जाए कि कोई फिरौती का पैसा रकम वसूल करे, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि मंगेश जो था वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था, इसलिए ये भी संभव नहीं था। और ना ही मंगेश के परिवार वालों को किसी से कोई भी दुश्मनी थी जो कि इस घटना को अंजाम दे। और फिलहाल कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए गांव वाले अब इसको तंत्र मंत्र और जादू टोना जोड़कर देख रहे थे। और वही दूसरी ओर पुलिस वाले भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ केस की तहकीकात कर रहे थे। पर अफसोस पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही उनके हाथ अभी कुछ ऐसा सबूत मिला कि वो इस केस को सॉल्व कर सके। आप भी जानते हैं कि गांव देहात में शायद ही कहीं सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, लेकिन किस्मत से उस गांव में एक ज्वेलर्स की शॉप था और उसी शॉप के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और एक बात यहाँ पर यह भी थी कि यहाँ तक पहुंचने से पहले, इस फुटेज को देखने से पहले पुलिस वालों ने अपने रिसर्च डॉग का सहारा लिया था, जो डॉग का सहारा लेता है। यानी कि पहले तो अपने वेल ट्रेन डॉग को उस घटनास्थल पर लेके गए और वहां पे उन्हें खुला छोड़ दिया। फिर वो सूंघ सूंघ के विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाके खड़े हो गए थे। ये देखकर पुलिस थोड़ा मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था और ना ही लोगों को भी समझ आ रहा था कि आखिरकार ये कुत्ता बताना क्या चाह रहा है। फिर इस प्रक्रिया को दोहराया गया। प्रक्रिया दोहराने के बाद भी कुत्ते उसी के घर के आसपास जाके खड़े हो जाते थे। अब समझ नहीं आ रहा था पुलिस वाले को, फिलहाल यही समझ में आया था कि ये कुत्ता ये बताना चाह रहा है कि
यह विक्टिम का घर है। फिर उसी ज्वेलर की शॉप से 2 फरवरी की सारी फुटेज कलेक्ट कर ली जाती है, फिर आराम से देखना स्टार्ट कर देते हैं इस उम्मीद से कि कुछ तो मिल जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि एक भिखारी होता है जो कि 1 से 2 घंटे के दौरान उसी एरिया में आसपास भीख मांगता हुआ नजर आता है। लेकिन खास बात यह होती है कि उसकी जो पोटली होती है काफी वजनदार और अजीब दिखाई पड़ रही होती है। ये देखकर पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो उसकी पोटली में मंगेश हो सकता है। हालांकि उसका चेहरा साफ फुटेज में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे आर्टिस्ट की मदद लेके उसका चेहरा बनवा दिया जाता है और पूरे गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसको अच्छी खासी नगद राशि इनाम में दी जाएगी। और अब ये सब बात करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता कि जिससे वो इस केस को सॉल्व कर सके। फिर पुलिस वाले को जितनी भी खोजकर्ता मतलब जितनी भी टीम थे सभी को बैठक बिठाया गया, एक जगह पे मीटिंग करते हैं, इस बात पे सोच कुछ विचार करते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पहलू छूट रहा है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है और हमने उस पर ध्यान ही ना दिया हो। और इन बातों का रिजल्ट निकल के आता है कि जो कुत्ता था यानी कि जो सर्च डॉग थी उनकी उसने हर बार यानी कि दोनों ही बार इंडिकेट किया था कि मंगेश के घर की तरफ ही जाके वहां पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है कि हमने दुनिया में तो खंगाल लिया लेकिन उसके घर और उसके आसपास तो कुछ देखा ही नहीं, इसलिए अब उनके घर की तलाशी ली जाती है, उनके आसपास भी जांच करी जाती है। पर अफसोस यहाँ पर भी निराशा हासिल होता है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अब इनके घर के मेंबर की जांच करी जाए, इनके बारे में पता किया जाए कि कब ये क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कौन इनके घर पे आता है। फिर इसी से संबंधित गांव वाले से सवाल जवाब किया जाता है कि ये क्या करते हैं, कब कहाँ जाते हैं, कौन इनसे मिलने आता है। फिर उसी दौरान एक शख्स का नाम आता है कि हाँ एक शख्स तो है जो इनके घर पे लगातार आया जाया करता था, और उस शख्स का नाम होता है समाधान पाटिल। जिसके बाद पुलिस वाले समाधान पाटिल को बिना किसी देरी के थाने पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। अब पूछताछ में पुलिस सवाल करती है कि आखिरकार तुम उसके घर लगातार आया जाया क्यों करते हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे। तो फिर वो जवाब में बताता है कि भाई वो तो मेरे मामा मामी है, तो मैं उनके घर नहीं जा सकता क्या, ऐसा उसने बोला। अब एक ही गांव में रह रहे हैं तो हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को निराशा ही हासिल होती है, लेकिन फिर भी वो समाधान पाटिल पर नजर रखे हुए थे। और नजर रखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि समाधान पाटिल अपनी मामी के घर तभी आता जाता है जब उसका मामा या फिर उसके दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं। और ये हरकत सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है कि जब उसके मामा नहीं रहते, उसके बच्चे नहीं रहते, तो ही क्यों जाता है। तो शक की बुनियाद पे उसे उठा लिया जाता है और अब उसे सख्ती से पूछताछ करी जाती है। और यहीं पे पुलिस वाले ने एक हवा में तीर छोड़ देता है और हवा में छोड़ा गया तीर सही निशाने पे जा लगता है। वो समाधान पाटिल से कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने कैसे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि मंगेश पाटिल को तुमने क्यों मारा। अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से ही बता दो। और ये सब सुनकर समाधान पाटिल काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक कड़वी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर के सभी अन्न वहां पे सन्न रह गए थे, मतलब तंग रह गए थे। खैर आगे समाधान पाटिल ने जो एक खौफनाक कहानी बताई, उस खौफनाक कहानी में मेन 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहला खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पर उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरे नंबर पे मंगेश की मम्मी गीताबाई। आई नो कि आपको सुनकर थोड़ा सा शॉक लग रहा होगा, शायद ही आप लोगों ने किसी ने गेस किया होगा कि उसकी माँ भी इसमें शामिल हो सकती है। खैर आगे वो बताते हैं कि पहले तो वो अपने मामा मामी के घर नॉर्मली आया जाया करते थे, ठीक है। शुरू में मैंने बताया था ना कि उसके जो रिलेटिव्स हैं उसी के गांव में रहते हैं, और थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस बात को भी, उसी गांव में उसका भांजा भी रहता था, तो उसका घर में आना जाना लगा रहता था, नॉर्मल था। फिर उसको पता चला कि उसके जो मामा है वो ज्यादातर काम पे चले जाते हैं, घर पे मामी अकेली रहती है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तो उसका आना जाना ऐसे लगा रहता था। और धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से दोनों को कब रिश्ता मतलब ऐसा बन गया, एक करीब आ जाते हैं,
और अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें भी खुद पता नहीं चलता। फिर एक दिन अचानक से समाधान पाटिल ने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बातों ही बातों में ये बता देता है कि वो अपने मामा के घर जाता है, अकेली मामी के साथ कैसे वो मौज उड़ाता है। उसने इस तरीके से बातों को एक्सप्लेन करके बताया कि सामने वाले दोस्त, उसका जो राजेंद्र पाटिल के मन में भी अंदर वो इच्छा जाग उठती है, वो मचल उठता है। और उसने अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहा कि यार मेरा भी कोई जुगाड़ करा दे। फिर समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात करी कि मेरा एक दोस्त है, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाहता है, हम दोनों मिलकर के करेंगे, कोई ऐतराज तो नहीं है आपको। फिर उसकी मामी भी इस बात से एग्री हो गई थी और अब इसलिए समाधान पाटिल के साथ साथ राजेंद्र पाटिल का भी अब गीताबाई के घर आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों साथ में आते थे, कभी कभी बारी करके आते थे। तो ये सिलसिला ना काफी लंबे समय तक चलता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उसके पीछे क्या चल रहा है। और अब लंबे समय के बाद जब 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन आता है, तो शनिवार होने के चलते मंगेश पाटिल का हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो अपनी माँ को टॉयलेट का बोल करके बाहर चला जाता है और इधर पीछे से राजेंद्र पाटिल उसके घर पे आ जाता है। अब राजेंद्र पाटिल कौन है, आई थिंक आप भूल गए होंगे, तो बता दूं कि ये समाधान पाटिल का दोस्त है। तो वो उसके घर पे क्या लेने आया है, क्यों आया है, ये तो आपको पता है, समझ गए होंगे। फिर वो दोनों अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं। हालांकि अब मंगेश पाटिल की माँ ये भूल चुकी थी कि उसका बेटा मंगेश पाटिल स्कूल से आ चुका है और वो टॉयलेट करने बाहर गया हुआ, वो कभी भी घर आ सकता है। उसने दरवाजे भी नहीं लगाए, मतलब दरवाजा लॉक नहीं किया, बस ऐसे ही भिड़का दिया था, चिपका दिया था और वो अपने कार्यक्रम में लग गए। अब मंगेश पाटिल भी टॉयलेट करके घर पे आ जाता है और वो दरवाजा को बाहर से खोलता है और खोलने के बाद वो जो नजारा देखता है, आप समझ ही सकते हैं, बेचारा वो अभी समझ ही पाता है कि चल क्या रहा है। उसे कुछ समझ आता भी कि उससे पहले एक गड़बड़ाहट होती है और आकर राजेंद्र पाटिल ने पास में रखे एक लाठी उठाकर उस पे दे मारता है, उसके सर पे, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। हालांकि मंगेश पाटिल बेचारा तो खत्म हो चुका था। अब उसे बोरे में ठोस कर उसकी माँ पहले तो समाधान पाटिल को बुलाती है, यानी कि अपने भांजे को। अब वो भी आ जाता है, उसे भी सारी वारदात बताते हैं कि क्या क्या हुआ था और उसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं कि आखिरकार इससे कैसे छुटकारा पाना। अब काफी रात हो जाती है, गांव का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा सर्दियों का माहौल था, अब आसपास लोग नहीं दिखाई पड़ रहे होते। तो साइड और साइड में तेज हथियार से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ वहां फेंक देते हैं। फिर इस कहानी को सुनने के बाद हर एक इंसान, वो गांव वाले सन्न रह गए कि ये वही औरत है, ये वही माँ है जो कुछ दिन पहले अपने बच्चे के खोने पर इतना रो रही थी, इतनी एक्टिंग कर रही थी। हालांकि वो तो एक्टिंग ही कर रही थी। खैर दोस्तों, ये मतलब कलयुग चल रहा है भाई, और इसलिए आपको यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलते रहेंगे। तो इसलिए ना तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही ज्यादा इमोशनल होने की। बाय द वे, अब तो ऐसा ही चल रहा है, इतना खतरनाक नहीं चल रहा है कि बट आए दिन देखते रहते हैं कि रील्स एंड सोशल मीडिया फेम के चक्कर में लोग किस तरह गिर रहे हैं। आए दिन किस्सा सुनने को मिलता है कि किसी माँ ने आईफोन खरीदने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया और सिर्फ कुछ रील्स बनाने के लिए। आए दिन आपने ये भी न्यूज सुना होगा, एक मदर फोटो लेने के लिए अपने दोनों बच्चों को मगरमच्छ के सामने खड़ा कर देती है। तो भाई अभी थोड़ा सा फेम और पैसा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, किस हद तक गिर रहे हैं, किस हद तक गिरने को रेडी हैं। लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन कर रही है और क्या ही बोलूं भाई, सोशल मीडिया पर पैसा और सब कुछ कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करने को तैयार है। भाई ये घोर कलयुग आ चुका है, मान लो।